गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं तुम लोगों को जनरल साइंस पढ़ाऊंगा और जनरल साइंस में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है भोजन। अरे तुम किस लिए आए हो आरपीएससी में? आरपीएससी और कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं हम लोग, तो सब क्या करेंगे? ये करेंगे कि हमको भोजन चाहिए, कमाएंगे तो भोजन के लिए। इसलिए मैं आज मेरा जो टॉपिक है भोजन क्या हुए हो। लेकिन जब भी जनरल साइंस पढ़ा जाता है ना, तो सबसे पहले उसके संगठन स्तर आने चाहिए, जो जीवन के संगठन स्तर हैं और वो आने चाहिए। उसके बिना हम जनरल साइंस स्टार्ट नहीं कर सकते। इसलिए सबसे पहले संगठन स्तर में जीवन के संगठन स्तर बोल दें या संगठन के स्तर बोल दें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसमें सबसे पहले जो आता है वो आता है हमारे, सबसे पहले जो आता है परमाणु। अरे ये जो भी संसार दिखाई दे रहा है ना, ये पूरा जो हम देखते हैं कि ये पत्थर है, ये इमारत है, ये जीव है, ये सारे क्या है, किससे बने हैं, इनका मूल कण कौन है? तो वो मूल कण जो होता है वो सबसे छोटा कण, जिसको हम क्या नाम से जानते हैं? परमाणु के नाम से जानते हैं। और वो परमाणु कि नाम देने वाला जो था वो एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन। और मेरे से अगर कोई पूछे आज कि ये जॉन डाल्टन, तो मैं बोलूँगा सबसे बड़ा साइंटिस्ट है। अगर ये होता ही नहीं तो हम आज भी वो पत्ते के वो पेन के जिंगलाला ग्रुप के समूह के लोग होते, है ना। तो ऐसा होता क्योंकि आगे कुछ डिस्कवरी होती नहीं। और सबसे बड़ा साइंटिस्ट अगर किसी को मानता हूं तो दैट इज कॉल्ड जॉन डाल्टन है। जॉन डाल्टन ने किया, लेकिन उसने कहा कि पदार्थ का सबसे, किसी भी पदार्थ, किसी जीव का सबसे सूक्ष्मतम कण जो है वो है कौन? परमाणु है। परमाणु से ही सारा संसार का निर्माण हुआ है। तो जीवन का, तो वहां एक क्वेश्चन आएगा, वहां पे क्वेश्चन क्या आएगा? संगठन के स्तर की सबसे छोटी इकाई कौन है? दैट इज कॉल्ड परमाणु है। परमाणु से बड़ा कोई छोटा और कोई होता नहीं है। तो उसको अब देखते हैं तो परमाणु। लेकिन ये परमाणु गलत हो गया। जॉन डाल्टन ने डिस्कवरी की, उसके बाद और छोटे कणों की खोज हो गई, जिसमें अपना क्या आया? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, इस तरह के सारे छोटे छोटे कण आए, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अभी मैं उसके बारे में चर्चा नहीं करूंगा कि परमाणु क्या होता है, किसके कितने टुकड़े हैं, वो नहीं। लेकिन सबसे छोटा कण पहली बार जो खोजा गया वो था परमाणु। परमाणु से मिलके बहुत सारे परमाणु मिला देते हैं तो क्या बन जाता है भाई? अणु। अणु को मिला देते हैं तो क्या बन जाता है? यौगिक। और यौगिक यौगिक अगर मिला दें तो हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई, जिसे हम कोशिका कहते हैं, इसको बोलते हैं संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है ये। और कोशिका जब मिल जाती है तो हमारे टिश्यू या ऊतक का निर्माण होता है। और ऊतक जब मिलते हैं तब अंग का निर्माण होता है। और अंग जब मिल जाते हैं तब आपके तंत्र का निर्माण होता है। और तंत्र जब मिल जाते हैं तो हमारे पूरे शरीर का निर्माण हो जाता है। और शरीर क्या है? तो ये सबसे छोटे कण से उत्पन्न हुआ है। हर चीज छोटे कण से निर्मित हुई है। और शरीर जब मिल गया, अरे तुम लोग जानते हो क्या बनेगी? जनसंख्या। और जनसंख्या मिलके क्या बनाते हैं भाई? समुदाय। वैसे समुदाय को क्या बोलते हैं? किसी विशिष्ट क्षेत्र में सभी जीवों को सामान्य रूप से क्या बोला जाता है? सभी जातियों, सभी जीवों को समुदाय के रूप में माना जाता है। जब इन समुदायों को मिला देते तो इससे क्या बनता है? पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण। पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण होता है। और ये आगे जाके संपूर्ण जैव मंडल का निर्माण करता है। तो सबसे बड़ा जो कण हो गया, सबसे बड़ा पार्ट हो गया, दैट इज कॉल्ड जैव मंडल। और यही हमारा सिलेबस है। जनरल साइंस जब भी पढ़ी जाती है तब ये इन्हीं शब्दों का उपयोग करके अलग अलग फॉर्म में तुम लोगों को देते हैं। तुम्हारा सिलेबस का निर्माण इसी आधार पे होता है और इसी के बारे में हम विस्तृत बात करेंगे और इसकी जानकारी संपूर्ण दी जाएगी। लेकिन अभी मेरे को ये तो अब तो याद हो गया आप लोगों को क्या बोला मैंने।
सबसे छोटा कण कौन? परमाणु। परमाणु परमाणु मिलके क्या बनते हैं? अणु। अणु अणु मिलके क्या बनते हैं? यौगिक। यौगिक यौगिक मिलके हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई बनती है, जिसको क्या नाम दिया? कोशिका। कोशिका कोशिका मिलके क्या बने? ऊतक। ऊतक ऊतक मिलके क्या बने भाई? अंग। अंग अंग मिलके क्या बने? हमारे सारे संपूर्ण शरीर के तंत्र। तंत्र तंत्र मिलके क्या बना? शरीर। शरीर शरीर मिलके क्या बना? जनसंख्या। जनसंख्या जनसंख्या मिलके क्या बनी? समुदाय। और समुदाय से एक विशिष्ट क्षेत्र तैयार हुआ, जिसको बोला पारिस्थितिकी तंत्र। वो छोटा भी होता है, बड़ा भी होता है, आगे विस्तृत बात करेंगे। और उससे सबसे बड़ी चीज, संगठन के स्तर का सबसे बड़ा स्तर कौन है? दैट इज कॉल्ड जैव मंडल। सबसे छोटा कौन है? दैट इज कॉल्ड परमाणु। जो बाद में गलत हो गया, वो जो भी है, लेकिन अभी के जब भी क्वेश्चन आता है सबसे छोटा कण कौन सा है, तो दैट इज कॉल्ड परमाणु के नाम से जाना जाता है। अब बात आती है भोजन की, तो हम देखते हैं कि आगे क्या करना है। भोजन के अवयव, भोजन ही इंपॉर्टेंट है, तो भोजन के अवयव में क्या पढ़ेंगे भाई? तो भोजन के अवयव। अवयव। अब भोजन के अवयव को पढ़ने से पहले जब भी किसी से पूछा जाता है कि भोजन के अवयव क्या है, तो लोग बोल देते हैं कि रोटी है, चावल है, दाल है। ये थोड़ी होता है, रासायनिक रूप से अलग शब्दों का उपयोग किया जाता है, जो वहां पे क्वेश्चनिंग आती है। तो वो क्या कहते हैं? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, जल, ये सब मिलाते हैं तब बनते हैं भोजन के अवयव। लेकिन ये ऐसे बोल देने से भी काम नहीं चलेगा, उसको अलग तरीके से पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले आज मैं जो पॉइंट ले रहा हूं, वो पहला पॉइंट है शरीर का निर्माण करने वाले पदार्थ। शरीर का निर्माण करने वाले पदार्थ। होता तो एक ही है, लेकिन ऐसे बोला जाता है पदार्थ। क्या है पदार्थ? तो एक पहला जो आ गया और एक ही है, वो क्या है भाई? प्रोटीन। तो मैं आज किसके बारे में तुम्हारे को एक्सप्लेन करना चाहता हूं, वो है प्रोटीन के बारे में तुम लोगों को बताना चाहता हूं। प्रोटीन, वहां क्वेश्चन आएगा सबसे पहला यही, शरीर का निर्माण करता है कौन? है ना, लिखा होगा कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, प्रोटीन। तो हमारे को क्या राइट करना है बच्चों? प्रोटीन राइट करना है। प्रोटीन ही शरीर का निर्माण करता है, तो इसलिए प्रोटीन के बारे में सारा जानना है। तो देखते हैं आगे। देखो, तो अब मैं प्रोटीन के बारे में हर पॉइंट वाइज, जैसे क्वेश्चन, हर पॉइंट हर एक क्वेश्चन है, ये बात हमेशा ध्यान रखना। एग्जाम उसी प्रकार से लिख रहा हूं जो एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है, और हर मेरा पॉइंट एक क्वेश्चन है, देखें तो। लेकिन इसको पढ़ने से पहले, प्रोटीन को पढ़ने से पहले एक चीज और आनी चाहिए कि हमारा शरीर जो है ना, वो किससे बना है? हमारा शरीर जो बना है वो 5 तत्वों से बना है, जल, अग्नि, वायु, आकाश, और ये तो है ही है। लेकिन रासायनिक रूप से या विज्ञान के रूप में हम अगर बोले तो वो कितने तरह के परमाणुओं से मिलके बना है। क्योंकि मैंने परमाणु बोला, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, ये 5 तत्व। लेकिन अगर कोई क्वेश्चन आता है कि हमारा शरीर कितने तत्वों से या कितने प्रकार के परमाणुओं से निर्मित है, तो लगभग 30 से 35 तत्वों से निर्मित है। लेकिन शरीर में मूल तत्व क्या है? तो वो 5 तत्व होते हैं। वो ऐतिहासिक रूप से है, इसलिए मैंने ऐसा बोला। और इसी से तो हम कोई भी बोले कि भोजन में क्या लेते हैं भाई, तो प्रोटीन और ये लेते हैं, किससे निर्मित होते हैं? इन्हीं से निर्मित होते हैं। तो पहला पॉइंट, प्रोटीन किससे निर्मित हुआ भाई? कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन युक्त यौगिक है। युक्त यौगिक है, ये पहला पॉइंट। नंबर सेकंड, मैंने बोल ही दिया, शरीर का निर्माण करता है कौन? तो शरीर का निर्माण करता है, लेकिन इसमें मैं कुछ बताना चाहता हूं। निर्माण करता है तो लोग बोलते हैं कि शरीर का निर्माण में, अरे भाई कोशिका होती है।
अरे कोशिका बढ़ेगी तो ही वृद्धि होगी। हम टीवी पे बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट देते हैं, सरकार की तरफ से आते हैं और क्या कहते हैं कि भाई छोटे बच्चे या शिशु को अपने माँ का दूध 6 महीने तक पीना चाहिए। अरे दूध पीने से क्या होगा, बच्चे में ग्रोथ होगी। तो वहां पे अगर कुछ लिखा आ गया कि वृद्धि का कारक कौन है, वृद्धि कौन करता है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, निर्माण में सबसे पहले आ गई वृद्धि। ये वृद्धि का कारक है या वृद्धि करता है। और क्यों करता है, किसके द्वारा करता है, तो कोशिकाओं का निर्माण करता है। और ये निर्माण करेगा तो वृद्धि होगी। सेकंड पॉइंट, कभी भी बच्चे को देखो, किसी को देखो तुम लोग, तो लग जाती है उसके, वो रोता है, लेकिन वो रोता है तो अंदर से प्रोटीन बोल रहा होता है, मर मत, नहीं मरेगा भाई तू, मरम्मत का कार्य करता है। तो किसका कार्य कर रहा है भाई, सेकंड पॉइंट आ गया, किसका कार्य कर रहा है भाई, मरम्मत का कार्य। आज कोई मुझे बोले कि मरम्मत का कार्य कौन करता है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, फटाक से लिखने का है, क्या लिखने का है, प्रोटीन। तो ये चीज हो गई। नंबर थर्ड पॉइंट आता है कि सबसे इंपॉर्टेंट जो आता है कि स्रोत, बहुत बार पूछा गया स्रोत के बारे में। लेकिन कभी भी स्रोत के बारे में बात की जाती है ना, तो आपको एक बात जरूर ध्यान रखनी चाहिए कि स्रोत जो है वो इस बात पे निर्भर करता है। आज कोई बोले कि स्रोत, अरे स्रोत में ले लिया, आज गेहूं ले लूं, अरे गेहूं अनाज है, कोई भी पूछेगा तो उसमें सब मिलता है। मैं बताता हूँ सब मिलता है। आजकल जो भी गेहूं मिलता है वो प्रोटीन युक्त होता है। इसका मतलब ये नहीं कि प्रोटीन का एग्जाम्पल हो गया, नहीं, हर खाद्य पदार्थ में हर चीज होती है, लेकिन उसी को हम बोला करते हैं जो एग्जाम में आता है और डायरेक्ट ज्यादा मात्रा में होता है। तो वो चीज स्रोत को पढ़ने से पहले आनी चाहिए। आज मुझे कोई बोलता है कि इसके स्रोत कौन है, तो मेरे जहन में एक सबसे बड़ी चीज आनी चाहिए, दैट इज कॉल्ड दालें हैं। दालों के बाद में, दालों के साथ में एक चीज और बहुत ज्यादा आती है जिसको अलग से एक्सप्लेन करते हैं हम लोग, दैट इज कॉल्ड सोयाबीन। अरे यार सोयाबीन बहुत ज्यादा, आज तक की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा बार जो क्वेश्चन आया दैट इज कॉल्ड ये, प्रोटीन की मात्रा किसमें सबसे अधिक होती है। वहां पे कुछ भी आ जाए और वहां पे लिखा हो तुम्हारे को कि सोयाबीन है, तो साला सोयाबीन राइट है, उसके अलावा कुछ राइट करना ही नहीं है हमारे को। तो ये सोयाबीन, इसलिए ये बहुत ही मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे, दैट इज कॉल्ड वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। और उसके बाद दूध और दूध के उत्पाद, दूध तथा दूध के उत्पाद, इसके बाद में हमारे पास क्या आ गया भाई, दूध के उत्पाद हो गए मांस, मछली, अंडा, ये यूनिवर्सल है, ये हर जगह आ जाते हैं। साला कार्बोहाइड्रेट पढ़ेंगे, वसा पढ़ेंगे, है ना, हर जगह आपको क्या मिलेगा, यही चीज मिलेगी, स्रोत हो गया। अब उसके बाद में एक बहुत बड़ी भ्रांति चल रही है, लोग कभी भी जिम जाते हैं ना, कोई ताकत लानी होती है ना, तो हर आदमी कहता है और प्रोटीन खाया कर। अरे प्रोटीन खाने से कुछ नहीं होता है, प्रोटीन केवल मसल्स बनाता है। जिम में जाता है ना तो लोग कहते हैं प्रोटीन खाओ, लेकिन प्रोटीन कभी भी ऊर्जा प्रदान नहीं करता है, ऊर्जा नहीं प्रदान करता। ऊर्जा प्रदान करने वाले यौगिक तो हम आगे पढ़ेंगे, जो होते हैं कार्बोहाइड्रेट और वसा, ये ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो यहां पे क्या लिखना चाहिए, फोर्थ पॉइंट, ये ऊर्जा प्रदान नहीं करता है। ये गलतफहमी को मैं दूर कर देता हूं, नहीं करता है, ये बात हमेशा ध्यान रखना, ऊर्जा प्रदान नहीं, लेकिन कभी कभी कर पाता है। कब कर पाता है, जब आदमी मरण स्थिति में, जीवन से मृत्यु के द्वार पे पहुंच गया है, सारा कार्बोहाइड्रेट शरीर का खत्म हो गया, वसा खत्म हो गया, तब वो अंदर से शरीर कहता है अब प्रोटीन का उपयोग कर लेना चाहिए, तब वो करता है और तब ऊर्जा। अन्यथा सामान्यतः हमारे को जो याद रखना है, वो ऊर्जा प्रदान नहीं करता है, वो तो शरीर का निर्माण करता है। अब इसके बाद में 1 ग्राम कोई प्रोटीन ले लिया जाए, 1 ग्राम अगर मैं प्रोटीन
किसी का भी कोई भी पदार्थ हो प्रोटीन का, 1 ग्राम में लगभग 4 किलो कैलोरी एनर्जी होती है उसकी खुद की, हमारे को नहीं दे रहा है। आप यूं समझ रहे, अभी तो बोल रहे थे कि ऊर्जा प्रदान नहीं करता और अभी बोल रहे हो कि 1 ग्राम इतना देता है। अरे वो खुद की ऊर्जा होती है जो मैंने एक्सप्लेन करी है। उसके बाद अगला पॉइंट आता है कि एक वयस्क व्यक्ति को कितना रोजाना भोजन में, दाल बनाते हैं अपन, सारे के सारे अपन पनीर खाते हैं, तो लगभग कितना खाया जाए जिससे अपना शरीर स्वस्थ रहे। तो वो स्वस्थ शरीर जो रहता है लगभग 60 ग्राम से लेके 100 ग्राम तक अगर कोई व्यक्ति भोजन में इस अवयव को लेता है तो वो स्वस्थ रहता है। उसकी मांसपेशियां, मसल्स और सारे अंदरूनी जो भी प्रोटीन के कारण से जो चलते हैं वो पूरे के पूरे हो जाएंगे। तो ये वयस्क व्यक्ति के लिए ये तो है पॉइंट। अब याद हो गया आपको कितना आसान। शरीर बनता कितने 5 तत्वों से, अरे उसमें से 4 तो किसने दे दिए, प्रोटीन ने दे दिए, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ठीक है ना, और ऑक्सीजन, 4 ये हो गए। सेकंड बात मैंने क्या बोली, बोलता जा रहा हूं, ये चौथी बार बोल रहा हूं, शरीर का निर्माण करता है। शरीर का निर्माण किससे होता है भाई? कोशिका की वृद्धि होती है, कोशिकाएं नई बनती है इसलिए होता है। और मरम्मत भी क्यों होती है कि मरम्मत कैसे होगी? नई कोशिकाओं का निर्माण होगा। स्रोत बिल्कुल क्लियर कट स्रोत बोले हैं। यूं मांस में आप लीवर ले लो, बहुत ले लो, सब में आता है प्रोटीन, है ना, बहुत अच्छा होता है। तो ये स्रोत हो गए। ऊर्जा प्रदान नहीं करता है। 1 ग्राम में कितना होता है? 4 किलो कैलोरी होता है। रोजाना कितना खाना चाहिए भाई? 60 से लेके 100 ग्राम तक खाना चाहिए। ये पढ़ लिया। फिर क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और मेरे दिमाग में, जहन में आ रहा है कि साला लगभग कितना शरीर का निर्माण होता है? तो उन्होंने कहा शरीर का निर्माण लगभग एक वयस्क व्यक्ति में 17% शरीर का भाग जो निर्मित होता है वो किससे होता है? प्रोटीन से होता है। तो वो चीज हमारे को याद रखनी है। अब एक और क्वेश्चन है, अपने जहन में एक और बात आ गई कि क्या हमारे लिए शरीर के कौन कौन से पार्ट बनते हैं? तो ये मेरा लास्ट पॉइंट है कि हमारे शरीर के कौन कौन से भाग जो बनते हैं वो इससे बनते हैं, या यूं भी बोल सकता हूं प्रोटीन के कार्य क्या है। वो एक तो शरीर का निर्माण तो है ही, लेकिन मैं दूसरे रूप में इसको कैसे व्यक्त कर रहा हूं, तो मैं बता रहा हूं कि 17% में क्या क्या आ रहा है। तो सबसे पहले बोलते हैं कि लोग बोलते हैं कि जिससे भी मैं पूछता हूं ना तो उसको एक चीज जरूर याद होती है। क्या याद होती है? बाल बनते हैं, जो मेरे नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि प्रोटीन की कमी है, ये आपके हेरिडिटिक भी होता है, ठीक है ना। बाल, नाखून, ठीक है ना, और ये तो हमारे पास होते हैं, लेकिन खुर और सींग जो होते हैं वो आपके जानवरों में होते हैं। तो ये सारी चीज किससे बनती? प्रोटीन से बनती है। प्रोटीन ही है। अरे रामदेव जी हैं, बाबा रामदेव हैं, वो आके सुबह सुबह जब फेमस हुए ना, वो है ना 15-20 साल पहले फेमस हुए थे ना, तो वो कह रहे थे नाखून घिसो, नाखून घिसो। अरे वो बिल्कुल परफेक्ट बोल रहे थे। क्यों? बाल और नाखून एक ही चीज से बने होते हैं। दैट इज कॉल्ड, बड़े एग्जामों में क्वेश्चन आता है किससे बना होते हैं, क्या नाम है उस प्रोटीन का? दैट इज कॉल्ड केराटिन। तो वो कहते हैं ना घिसो 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 घिसो, अरे ग्रोथ रुक जाती है। ये ग्रोथ बाल बढ़ाने में काम में आती है। तो जो घिसते थे तो बाल आए, लेकिन जो हेरिडिटिकली पहले से ही जिनके हवाई पट्टियां थी उनके नहीं आए, क्योंकि वो बाल उसको घिसने से भी कुछ नहीं होगा। तो ये दैट इज कॉल्ड, आपके क्या नाम से जाना गया? बाल, नाखून और खुर का निर्माण किससे होता है? प्रोटीन से। ये क्वेश्चन। और कौन से प्रोटीन से होता है? दैट इज कॉल्ड केराटिन से होता है। तो ये आपके हो गया पहला पॉइंट। दूसरा बहुत अच्छा है, ये हीमोग्लोबिन। अरे सर, इसके लिए सिंपल क्वेश्चन, रक्त का रंग लाल किसकी वजह से होता है? दैट इज कॉल्ड हीमोग्लोबिन के कारण से होता है, राइट। हीमोग्लोबिन रक्त। मेरे को आज कोई बोलेगा ना हीमोग्लोबिन के लिए क्या बोलना चाहिए और पौधों में क्या अंतर है?
पौधों और हमारे में रक्त का ही अंतर है। मेरा रक्त का कलर लाल है, पौधे हरे हरे हैं। तो यहां पे मेरे को एक और पॉइंट मिल जाता है, क्लोरोफिल का निर्माण किससे होता है ना, पर्णहरित। पर्णहरित का निर्माण किससे होता है, दैट इज कॉल्ड प्रोटीन। प्रोटीन, अभी कोई पीला पड़ जाए पत्ता, मतलब उसमें प्रोटीन की कमी है, तो ये प्रोटीन से ही निर्मित होते हैं। तो ये हीमोग्लोबिन, ये क्लोरोफिल, या तो हीमोग्लोबिन में एक दो क्वेश्चन और आ गए जो मैं आज तुम्हारे को डायरेक्ट ही बता देता हूं। वहां पे आएगा रक्त में कौन सा धातु पाया जाता है, हीमोग्लोबिन में कौन सा धातु उपस्थित होता है। तो यहां पे लिखेंगे सर आयरन या लोहा, से लोहा होता है। जबकि उसमें हीमोग्लोबिन और क्लोरोफिल की संरचना अगर मैं बहुत अपर लेवल पे देखूं तो सेम होती है, लेकिन केवल किसका अंतर होता है, यहाँ पे मैग्नीशियम होता है। ये दो क्वेश्चन जरूर आते हैं बड़े बड़े में कि भाई कौन सा तत्व होता है, तो ये मैग्नीशियम, ये आयरन। अब आयरन के लिए बहुत जबरदस्त क्वेश्चन आता है कि आयरन किससे मिलता है। हम आगे पढ़ेंगे तत्व, खनिज लवण में पढ़ेंगे, विटामिन्स और खनिज लवण में आगे पढ़ाने वालों भोजन के अवयव में, तब आपको पता चलेगा कि आयरन कैसे। आयरन में हर समय किसी से पूछते हो आयरन क्या है, तो वो कहता है सर शायद इसमें होता है। मैं तो सीधा किसी को भी काटने से, है ना, घेटी काटना चाहो तो काट सकते हो, किसी को भी काटने से अगर उसके रंग में परिवर्तन होता हो तो उसमें लोहा या आयरन उपस्थित होता है। अब सोच लो, भूमि के अंदर जो भी पाए जाते हैं उसके अंदर, जैसे अपन बोले, क्या बोले, भूमि के अंदर क्या है, आलू, आलू भी है, अदरक भी है, सारे मूली ले लो, गाजर ले लो, कुछ भी ले लो, जिनके कारण रंग परिवर्तन। लेकिन अपने को रंग परिवर्तन सबसे अच्छा कहाँ दिखाई देता है, बैंगन, जिसको रिंगणा भी बोलते हैं। और बैंगन में, बैंगन को काटो एकदम रंग चेंज, राइट। एप्पल को काटो रंग चेंज। और मैंने कहा ना घेटी काट दो, अरे घेटी काटोगे तो खून ही तो निकलेगा। खून का जब निकलता है तब अलग कलर होता है, थोड़ी देर देखोगे तो गहरा कलर का हो जाएगा, रंग में परिवर्तन। और जिनमें रंग में परिवर्तन होता है उनमें आयरन उपस्थित होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये चीज को आपने, क्लोरोफिल बनता है, हीमोग्लोबिन बनता है, बाल, नाखून, खुर और सींग बनते हैं। लेकिन मैं एक और बात करना चाहता हूं, और क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बायोलॉजिकली देखें तो जो बायोलॉजी लोग पढ़ते हैं तो वो बोलते हैं कि एंजाइम क्या होता है। पहले तो जो बिल्कुल नहीं जानते उनको बता दूं, समस्त क्रियाएं जो हमारे शरीर में होती है उनमें इनके बिना कुछ नहीं हो सकता। मतलब हर क्रिया के लिए एक निश्चित उत्प्रेरक पदार्थ की आवश्यकता होती है जो क्रिया के गति को बढ़ा देते हैं। ऐसे पदार्थ एंजाइम के नाम से जाने जाते हैं। तो मतलब मैंने बहुत सिंपल सा बोला कि शरीर के अंदर जो भी क्रिया हो रही है उसकी गति को बढ़ाने वाले पदार्थ कौन है, दैट इज कॉल्ड एंजाइम। और ऐसा बोला जाता है छोटी क्लासों में, हर एंजाइम प्रोटीन होता है लेकिन हर प्रोटीन एंजाइम नहीं होता है। ये कहीं छोटी क्लास में तुमने देखा हो तो जरूर मिलेगा तुम्हारे को। तो ये एंजाइम किससे निर्मित होते हैं, क्या है, अभिक्रिया, अभिक्रिया की गति को बढ़ाने वाले, गति को बढ़ाने वाले। लेकिन कौन सी अभिक्रिया, शरीर में होने वाली अभिक्रिया को बढ़ाने वाले यौगिक, है ना, पदार्थ, या यौगिक भी बोल सकते हैं, तो उनको एंजाइम बोलते हैं। दैट इज कॉल्ड एंजाइम। जो बनता है वो किससे बनता है, तो वो कहेंगे प्रोटीन से। अरे कितने क्वेश्चन हो गए, वहां पे आएगा निम्न में से कौन, है ना, प्रोटीन है, वहां पे लिख देंगे हरी सब्जी, ठीक है ना, एंजाइम। अरे एंजाइम, तो आपको एंजाइम भी बनता है, क्लोरोफिल भी बनता है। तो ये वर्ड बिल्कुल याद होने चाहिए आपको। इसके बाद मेरे को एक और वर्ड जो आगे इसके एंजाइम के बारे में पूरी बायोलॉजी पढ़नी है, बहुत सारे एंजाइम आएंगे जहां मैं तुम्हारे को बताऊंगा। लेकिन इसके बाद में जो आता है दैट इज कॉल्ड हार्मोन। हार्मोन, हार्मोन, मैं लड़का हूं, मेरी लड़की जैसी आवाज आती है, बड़े बड़े 6 फीटे लोग देखे हैं, उनकी आवाज अगर लड़की जैसी आ गई मतलब उसमें हार्मोन की गड़बड़ी है। हार्मोन शरीर की क्रियाओं को नियंत्रित करने वाले पदार्थ हैं। गति को बढ़ाने वाले कौन थे, एंजाइम।
लेकिन शरीर की क्रियाओं को नियंत्रित करने वाले कौन थे? वो थे हार्मोन। तो मैं यहां लिख रहा हूं वे पदार्थ जो शरीर की क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। क्या करते हैं भाई? नियंत्रित करते हैं। दैट इज कॉल्ड प्रोटीन। आपने बोला ना 17% में क्या आ रहा है, तो 17% में ये आ रहे हैं। एक वयस्क व्यक्ति में इतने पार्ट हमारे शरीर के काम कर रहे हैं। तो ये कौन हो गया भाई? बाल, नाखून, खुर, सींग, हीमोग्लोबिन, क्लोरोफिल, एंजाइम और हार्मोन। हार्मोन में पूरा पार्ट इनका नहीं होता है, लेकिन कुछ पार्ट प्रोटीन से बनता है, इसलिए मैंने यहाँ पे ज्यादा पार्ट इससे बनता है, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको एक्सप्लेन किया है। तो ये चीजें जब आपको याद होंगी तब ये, और यही आता है, ज्यादा पढ़ने से कुछ नहीं होता है, जो आता है वो आना चाहिए, ठीक है ना। वो बहुत सारा लिखा गया है, अभी मुझे बोलोगे तो मैं इस पे बहुत बड़ा व्याख्यान भी कर सकता हूं, लेकिन वो व्याख्यान तुम्हारे काम का नहीं होगा। लेकिन एक लास्ट पॉइंट मैं चाहूं तो इसको क्या लिख सकता हूं, अगला पॉइंट, जो पॉइंट चल रहे थे उसी के अकॉर्डिंग अगर चले तो मेरे को यहां पे लिखना चाहिए प्रोटीन की कमी से, प्रोटीन, एक मिनट, प्रोटीन की कमी से, प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग कौन है? होने वाले रोग कौन से हैं? अपन ने कहा कि भाई प्रोटीन से अपने को जो मिलता है, अगर कमी आ जाएगी तो क्या रोग होने की संभावना है? तो दो वर्ड याद रखना, क्वाश्योरकर। क्या बोला है भाई? श्योरकर, और एक सेकंड है दैट इज कॉल्ड मरासमस। तो ये दो बीमारियां होती है जो प्रोटीन की कमी से आती, कई बार आ चुकी है। और क्या कर रहे हैं कुछ आज, कभी भी किसी बीमारी को याद रखने के लिए हमारे को ये नहीं कि ये गोट लिया, उसके बारे में पढ़ना चाहिए। उसके बारे में पढ़ने से वो ज्यादा याद रहता है। अभी आज मुझे कोई बोले कि भाई क्वाश्योरकर क्या है सर, तो मैं बहुत क्लियरली बोलूंगा, ये साला जो निकाला गया अफ्रीका में, लड़के देखो वहां पे केवल कार्बोहाइड्रेट ही मिलता है, मतलब अनाज ही मिलता है, वहां पे प्रोटीन की बहुत कमी है अफ्रीका में। तो वहां के बच्चे को कभी भी गूगल पे सर्च करोगे ना तुम, तो एक बिल्कुल लंबे से लड़के दिखाएंगे, 1.5 पसली, एक हड्डी का आदमी, बच्चा, सॉरी बच्चों में ही होता है, ये बात बहुत क्लियर याद रखना, केवल बच्चों में ही ये रोग पाए जाते हैं, ठीक है ना। और वो बच्चे देखोगे तो बिल्कुल 1.5 पसली होंगे, लेकिन पेट प्रेग्नेंट लेडी जैसा होगा, पेट फुला हुआ होगा, पैरों में सूजन आ रखी होगी। दैट इज कॉल्ड क्वाश्योरकर। इसको क्या बोलते हैं? क्वाश्योरकर बोलते हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे मरासमस क्या है, तो उन्होंने कहा मरासमस का अर्थ होता है बच्चा लेकिन बूढ़े जैसा, बच्चा लेकिन बूढ़े जैसा। अब तुम बोलोगे बच्चा मीन्स बूढ़े जैसा मीन्स व्हाट? बच्चा मीन्स बूढ़े जैसा मतलब क्या होता है? बूढ़े जो हो जाते हैं ना, हड्डियां निकल जाती है, कितना भी खा लो हड्डियां दिखाई देती है, पलंग पे ही सोए रहते हैं, बिल्कुल कमजोर हो जाते हैं, चला नहीं जाता है। दैट इज कॉल्ड मरासा होता है। दैट इज कॉल्ड, क्या नाम से जानते हैं उनको? मरासमस के नाम से जानते हैं, मरासा, मरासमस। लेकिन मैंने एक बात बहुत क्लियर बोली, बच्चा लेकिन बूढ़े जैसी प्रवृत्ति होती है, बीमार सा लगता है, हड्डियां निकल जाती है। और मैंने क्वाश्योरकर में एक और चीज नहीं बतानी चाहिए थी मुझे, कि चेस्ट जो होता है, पिजन लाइक चेस्ट, पिजन मीन्स कबूतर जैसी छाती हो जाती है, पेट फूल जाता है, दैट इज कॉल्ड क्वाश्योरकर। और मरासमस में और एक और चीज बता देता हूं, बूढ़ा बोला ना, बूढ़े और अपनी त्वचा में अंतर को भापिए। यहाँ पे बिल्कुल त्वचा अगर लटक जाए बच्चा होते हुए भी, मतलब उसको मरासमस हो गया। तो ये चीज होती है। और आज मुझे कोई बोले बहुत हायर लेवल पे जाना हो और मेरे को कहकर, मैं इसका क्लासिफिकेशन भी कर पाता था प्रोटीन का, लेकिन उसको करने का कोई अर्थ नहीं है। लेकिन एक चीज मेरे को और बतानी चाहिए, एक क्वेश्चन और आता है, प्रोटीन की इकाई कौन है? प्रोटीन की इकाई क्या है? तो हमेशा ध्यान रखें, अमीनो एसिड, अमीनो
अम्ल होता है। और मुझे आज अगर अमीनो अम्ल, ये बहुत जगह क्वेश्चन आया है कि अमीनो एसिड होता है, लेकिन अमीनो एसिड को मिलाएं, अमीनो एसिड या अम्ल जो बोलते हैं, अमीनो एसिड आपस में मिलके पहले बनाता है पेप्टाइड, और पेप्टाइड से मिलके बनता है पॉलीपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड, और पॉलीपेप्टाइड मिलके बनता है प्रोटीन का निर्माण होता है। आज मुझे कोई बोलेगा कि पॉलीपेप्टाइड, और बहुत सारे लोग जो बड़ी बड़ी स्थिति में अपन पूछा जाता है कि भाई कब पेप्टाइड को प्रोटीन बोला जाएगा, अगर उस पदार्थ का भार, अणुभार या भार 10,000 से ज्यादा हो जाए, एटॉमिक मास यूनिट में बोलते हैं अणुभार के अनुसार, तो उससे ज्यादा हो जाए तब उसको प्रोटीन कहा जाता है, वरना उसको पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड, और सबसे छोटी इकाई जो हो गई वो कौन सी हो गई, दैट इज कॉल्ड अमीनो एसिड हो गई। ये बात बिल्कुल क्लियर है। अब अगर तुम बहुत ही ज्यादा जानना चाहते हैं तो अपन एक चीज और मैं बता देता हूं, प्रोटीन किस पदार्थ में प्रोटीन है इसका परीक्षण, एक दो परीक्षण मैं बता देता हूं। एक का नाम है जेंथोप्रोटिक टेस्ट। क्या नाम है? जेंथोप्रोटिक टेस्ट। परीक्षण कर रहे हैं कि किसी पदार्थ में प्रोटीन की उपस्थिति के लिए परीक्षण, प्रोटीन की खाद्य पदार्थ में उपस्थिति का परीक्षण करना हो तो हम किससे करेंगे? तो उन्होंने कहा कि एक टेस्ट है जेंथोप्रोटिक टेस्ट, या परीक्षण भी बोल सकते हैं, एक बोल सकते हैं नीन हाइड्रीन परीक्षण या टेस्ट के नाम से जानते हैं। अगर इतना तुम लोगों को आता है, मुझे लगता है कि प्रोटीन के सारे समस्त क्वेश्चन हो जाने चाहिए। जब हमारे आगे जो भी वीडियोस आएंगे उसमें हम देखेंगे कि कोई तुम लोगों को प्रॉब्लम आती है, तुम कमेंट्स भेजिए, और उसमें जो भी प्रॉब्लम होगी तो ये प्रॉब्लम का एक वीडियो रखेंगे जिसमें तुम अगर जो क्वेश्चन पूछना चाहते हो वो उसको हम एक्सप्लेन कर देंगे और उसका सही आंसर देने की कोशिश नहीं करेंगे, बिल्कुल सटीक आंसर देंगे, और ये सारा का सारा। लेकिन मुझे लगता है जो एग्जाम तुम लोग देने वाले हो वो इसमें सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। ये भी एक्स्ट्रा बताया मैंने, ठीक है ना। मैं चाहता तो इसका क्लासिफिकेशन भी कर सकता था, लेकिन क्लासिफिकेशन का एक छोटा सा पार्ट मैंने तुम्हारे को एक झलक बताई, लेकिन वो काम की नहीं है। हमारे साफ लिखा गया है 10 तक मैक्सिमम से मैक्सिमम आता है, जो मैंने तुम लोगों को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। और आगे तुम लोग वीडियो देखोगे तो तुम्हारे को पता चलेगा क्या आता है और क्या नहीं आता है। और हम क्वेश्चन का अलग से एक सेशन रखेंगे जिसमें केवल क्वेश्चन, मैंने हर पॉइंट क्वेश्चन है। तो आज कितना आसान हो गया, नहीं? क्या आसान हो गया? प्रोटीन की इकाई कौन? अमीनो एसिड। किससे बनता है? कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन से बनता है। क्या काम में आता है? शरीर के निर्माण करता है। कैसे करता है? कोशिका में वृद्धि करके कोशिकाओं का निर्माण करते हैं, मरम्मत का कार्य करता है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन हो गए। स्रोत सबसे अच्छा बता दिया, सोयाबीन। और यूं तो मांस मछली में ज्यादा मिलता है, सोयाबीन में कितना प्रोटीन मिलता है? 43%। वो नहीं बताया तो अब और बता देता हूं, 43% बनता है। स्रोत ऊर्जा प्रदान, शरीर को ऊर्जा प्रदान नहीं करता है, बिल्कुल क्लियर अपन ने पढ़ लिया है, प्रदान नहीं करता है। 1 ग्राम में कितना होना चाहिए? 4 किलो कैलोरी, 4.2, ऐसा कुछ नहीं, 4 याद रखने का है बस, ठीक है ना। उसके बाद में हम लोगों ने आगे जो पढ़ा कि दिन भर में व्यक्ति को कितना खाना चाहिए, तो हमने बोल दिया लगभग मैक्सिमम 100 ग्राम। ज्यादा खाओ तो आपकी इच्छा, कम खाओ तो आपकी इच्छा, लेकिन 60 से 100 ग्राम एक व्यक्ति को चाहिए होता है। और शरीर के लगभग 17% भाग का निर्माण कौन करता है? प्रोटीन करता है। प्रोटीन से क्या क्या शरीर के पार्ट बनते हैं तो अब तो याद हो गया। लेकिन एक चीज और मैं बताना चाहता हूं, मेरे से मिस्टेक हुई है, लेकिन मैं एक वो चीज और बता देता हूं, मेरे को लिखना भी चाहिए था। मांसपेशियां,
जो बनती है वो भी प्रोटीन से बनती है। और इसमें अगर बड़े लेवल पे क्वेश्चन आ गया तो आएगा कौन से प्रोटीन से बनता है, मैं आगे एक्सप्लेन भी करूंगा। एक्टिन और मायोसिन से बनता है। किससे बनता है? मांसपेशी का निर्माण होता है, वो सारी मसल्स, ये कॉन्ट्रिक्शन जो हो रहा है ना, ये ऐसे आराम से हम मसल चल पा रहे हैं। कुछ लोग बोलते हैं अरे भाई हमारे तो चलने में प्रॉब्लम है, धन्नेटी आ रही है ना, तो दैट इज कॉल्ड, क्या कमी आ गई उसमें, दैट इज कॉल्ड एक्टिन और मायोसिन की कमी है। और एक्टिन और मायोसिन की कमी के कारण से कौन सी बीमारियां होती है ना, क्वाशियोरकर और मरासमस बीमारियां होती है। और क्या क्या बनता है वो मैंने पूरा बता दिया, क्लोरोफिल, हीमोग्लोबिन। तो ये समराइज मैंने करने की कोशिश करी, कुछ पॉइंट एक दो इधर उधर हो जाते कभी कभी, तो वो सारा का सारा, लेकिन टू द पॉइंट जो क्वेश्चन आता है मैंने समस्त तुम्हारा बता दिया है। अगर तुम इसको याद कर लेते हो तो कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। थैंक यू। इसी तरह से आप पढ़ाई करें और मेरे साथ बने रहें, आगे और ज्यादा मजा आएगा। थैंक यू।